स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स बिगिन गाइस। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ओके, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओहो ये स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो गॉस लॉ क्या कहता है दोस्तों? पिछले लेक्चर में हमने फ्लक्स निकालना सीखा था। ठीक है, हमने फ्लक्स निकालना सीखा था। फ्लक्स किसके इक्वल था? डी फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस। ठीक है, डी ए कह लो या डी एस कह लो, मर्जी है। ठीक है, अच्छा, फाई किसके इक्वल होता था? फाई इसके इक्वल होता था। आई होप मेरा आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमने फ्लक्स निकालना ऑलरेडी सीख लिया है। ठीक है दोस्तों, गॉस लॉ भी फ्लक्स निकालने का एक तरीका बताता है, पर क्लोज सरफेस के थ्रू। किसके थ्रू? क्लोज सरफेस के थ्रू। तो पहले गॉस लॉ क्या कहता है उसे समझते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम is 1 by epsilon naught times the total charge Q contained inside the surface। इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब कहता है कि दोस्तों, अगर कोई भी एक क्लोज सरफेस है, वट एवर द शेप इज वट एवर द शेप डजंट मैटर हेयर। ठीक है, शेप जैसा मर्जी वैसा हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, रैंडम शेप हो। ठीक है, जैसा मर्जी वैसा शेप है। देखो, अगर सपोज इसमें चार्ज क्या है? चार्ज कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा? ठीक है दोस्तों, इस क्लोज फिगर के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट करेगा, है ना? टोटल चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों टोटल भी लिखते हैं इसे हम, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? क्यों एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। गॉस लॉ ये कहता है, और फाई हमने अभी पढ़ा ऑल्सो फाई किसके इक्वल होता है ना? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के इक्वल होता है। ठीक है, सो दोस्तों क्या मैं लिख सकता हूँ? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक गॉस लॉ है। देखो, गॉस लॉ का यूज हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली आपको। ठीक है, पहले तो हम प्रूफ करते हैं कि यस ऐसा होता है। ठीक है, यस नेट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, प्रूफ करते हैं। और प्रूफ बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई के, तो बहुत अर्जेंट प्रूफ है। ठीक है, नाउ कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज क्यू सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। दोस्तों एक आपको यहाँ पे स्फीयर दिख रहा है जिसका रेडियस आर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, इसके सेंटर में चार्ज क्यों रखा हुआ है? एक मैं स्मॉल इसके सरफेस पे स्मॉल एरिया लेता हूँ, से ds लेता हूँ, डेल्टा एस नहीं बल्कि ds लिया मैंने क्या लिया? मैंने स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट लिया, एरिया एलिमेंट लिया ds। ठीक है, तो दोस्तों ds का देखो, इधर अगर आप एक स्फीयर बनाने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे ds लिया है, यहाँ पे आपने ds लिया है, ds का एनो वेक्टर कह लो या एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, या इसे ds वेक्टर कह लो, ds वेक्टर। ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। और ध्यान दो, चार्ज अंदर है दोस्तों, क्यों अंदर है, इनसाइड है, तो क्यों प्लस क्यों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को होगा। तो आप क्या, मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। बिल्कुल ठीक, तो ये फिगर में दिखाया हुआ है। आई होप आपको समझाया हुआ समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फंडा क्या है कि यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट लिया उसका एरिया वेक्टर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में दोनों। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं E एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा ना। बिल्कुल ठीक, आई होप आपने वो लेक्चर देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके,
तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे एक बात बताओ, नेट, अच्छा डी फाई किसके इक्वल होगा, पहले डी फाई होगा ई डॉट डी एस, या आप ये कह लो ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि थीटा यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, अभी बताया मैंने आपको, ई डी एस। ओके, तो जब आप फाई निकालने के लिए इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, है ना, डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे, इट मीन्स आप इंटीग्रेट कर रहे हो ई डी एस को, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है दोस्तों, क्लोज इंटीग्रल। दोस्तों ई यहाँ पे, क्या मैं ई को यहाँ पे कांस्टेंट मान सकता हूँ क्या? ध्यान दो, यहाँ पे ई कांस्टेंट है सरफेस पे, देखो सरफेस के किसी सरफेस पे कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो दोस्तों, सरफेस पे अगर कोई भी पॉइंट पी लिया आपने, ठीक है, कोई भी पॉइंट लिया, सारे आर डिस्टेंस की दूरी पे है, तो सरफेस पे जितने भी पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगले स्टेप में ई को बाहर निकाल रहा हूं और डी एस का इंटीग्रेशन। दोस्तों स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। बट आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, या के को आप क्या कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कीजिए, ई की प्लेस में पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अच्छा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी था। दोस्तों यहाँ से ई की वैल्यू डाली है मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखो ना यार, क्यों चार्ज सेंटर पे है एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, क्यों का इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर क्या होगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगा, वही मैंने पुट किया, और डीएस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर आया, तो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और फाई किसके इक्वल आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ से प्रूफ कर दिया कि फाई जो नेट होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। और दोस्तों आप इसे क्यू एनक्लोज भी कह सकते हो, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स है, गॉस लॉ कहता है फ्लक्स है ना, फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के थ्रू सिर्फ उन चार्जेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो उसके अंदर लाई कर रही हो, जो एनक्लोज्ड होंगी चार्जेस, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए इस पॉइंट को मैं लाया हूं, ठीक है, यहाँ देखो नोट करके, चार्जेस सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस मेक नो कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस। इट मीन्स सपोज एक सरफेस है दोस्तों, सपोज एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ Q1 चार्ज है, ठीक है, Q2 चार्ज है, और बाहर Q3 है, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और एनक्लोज सिर्फ Q1 प्लस Q2 है, Q3 इसके फॉर्मूले में नहीं आएगा क्योंकि Q3 बाहर है सरफेस के, क्योंकि Q3 सरफेस के बाहर है इस वाले सरफेस के, तो इसलिए Q3 पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यानी जो फ्लक्स है उन्हीं चार्जेस पे डिपेंड करेगा जो सरफेस के अंदर लाई करती हो, ठीक है, और इवन सरफेस का शेप भी मैटर नहीं करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। गॉसियन सरफेस बारी बारी आगे के डेरिवेशन में, खासकर अगले लेक्चर में यूज होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। देखो, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है, जो हम अपने लिए लेते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट में। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक बॉडी का आप निकाल सकते हो, किसी भी सिमेट्रिक बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉस लॉ का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब आप गॉस लॉ यूज करते हो तो हमेशा एक सरफेस कंसिडर करना होता है जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। अभी अगले पार्ट में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, द सरफेस chosen to calculate the surface integral is called Gaussian surface। जो ऐसा सरफेस जो हम खुद चूज करते हैं उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। और गॉसियन सरफेस हमें रैंडमली नहीं लेना होता है, ठीक है। हमें क्या लेना होता है, गॉसियन सरफेस, जैसे अगर मान लो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, सपोज यहाँ प्लस क्यू है दोस्तों, यहाँ प्लस क्यू है,
और इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, ठीक है, किसी पॉइंट P पे से P पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो मैं P के थ्रू पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस लूँगा। पर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रखूँगा। ऐसा मतलब कांस्टेंट रखूँगा कह रहा हूँ, ऐसा गॉसियन सरफेस लूँगा, ठीक है, कि सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों, अभी समझ आ जाएगा। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर पे डिपेंड करता है, तो मुझे अब क्यों ना मैं स्फेरिकल ले लूँ। अगर मैं यहाँ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लूँगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, समझना है। यहाँ पे स्फीयर है तो ये भी डिस्टेंस r है, ये वाला पॉइंट भी डिस्टेंस एट r है, ये वाला डिस्टेंस भी पॉइंट r है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ भी E है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी E है। तो याद है अभी फ्लक्स किसके इक्वल था, फ्लक्स था E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल था। तो मीन यहाँ से क्या आ जाता है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाता है। जब दोस्तों, जब अगर हर एक पॉइंट पे, सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। बाकी कॉस थीटा यहाँ लगा देना, क्यों बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं सरफेस इंटीग्रल से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकूं, इसलिए गॉसियन सरफेस को मैं ऐसा चूज करता हूं, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि सिंगल चार्ज है तो मैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लूंगा, ठीक है, क्योंकि उस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि अगर लाइन ऑफ चार्ज है, देखो लाइन ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पता ना, यहाँ मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना पसंद करूंगा। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैं यहाँ लेना पसंद करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों डायरेक्शन अलग अलग होगा पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पे आप स्फेरिकल नहीं ले सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो वही यहीं पे होगा, जो यहाँ पे वही यहीं पे होगा। तो इट डिपेंड्स, क्वेश्चनों के बाद हमें समझ आ जाएगा। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो, प्रूफ कर लिया हमने गॉस लो का, ठीक है, गॉसियन सरफेस के बारे में हमने जान भी लिया दोस्तों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। तो S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charge Q and 3Q respectively as shown in figure। तो दोस्तों साफ दिख रहा है S1 और S2 दो क्या है, दो स्फीयर्स है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। सरफेस S के अंदर Q चार्ज है और सरफेस S2 के अंदर 3Q चार्ज एनक्लोज है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो पहला क्वेश्चन तो है। अच्छा, सॉल्यूशन देखो, तो मैं phi1 S1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है उसे मैं phi1 मान लेता हूँ, और जो S2 के थ्रू जा रहा है उसे मैं phi2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो phi1 क्या होगा, ये देखो कूलम्स कह रहा हूँ, यहाँ पे जो गॉस लॉ है भाई बहुत हेल्पफुल है। गॉस लॉ क्या होता है, क्या कहता है कि भाई जो नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू क्या होगा, जैसे S1 के थ्रू मैंने phi1 माना है, तो phi1 क्या होगा, जितने चार्ज एनक्लोज है बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, ठीक है, एनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है। तो मैं S1 देखो, जो S1 के थ्रू दोस्तों फ्लक्स है वो मैं phi1 ले रहा हूं, तो phi1 जो S1 के थ्रू ले रहा हूं, तो S1 के अंदर टोटल चार्ज कितना है, S1 के अंदर तो टोटल चार्ज कैपिटल Q है, कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आप 3Q नहीं लोगे क्योंकि 3Q S1 से बाहर है, पर जब आप S2 की बात करते हो अगेन, तो यहाँ भी Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, पर यहाँ भी Q एनक्लोज S2, देखो S2 बाहर वाला है, तो S2 में Q भी आ गया, 3Q भी आ गया, तो जो S2 है वो Q को भी एनक्लोज कर रहा है और 3Q को भी एनक्लोज कर रहा है। भाई Q और 3Q दोनों ही S2 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो Q प्लस 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो ये क्या हो गया 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोस्तों रेशियो निकालना था, क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, तो यानी phi1 बाय phi2 कर डालो आप, phi1 बाय phi2 कर डालो आप, तो जब आप phi1 बाय phi2 करोगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ phi2 रखोगे 4Q और एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 1/4 आपका क्या है, 1/4 आपका आंसर है, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू S1, ठीक है। तो दो पार्ट थे दोस्तों, पहला पार्ट हमने किया, ठीक है, हमने रेशियो निकाला। दूसरा पार्ट क्या है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 if air inside S1 is replaced by a medium of dielectric constant 3। आगे पेज है क्या? नहीं, आगे पेज नहीं, अपन यही निपटा लेंगे, ठीक है, ये निपटा लेंगे पार्ट 2, इसका पार्ट 2 करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ कि देखो जो S1 में एयर था, एयर हटा के हमने क्या भर लिया, एयर हटा के हमने भर लिया दोस्तों यहाँ पे एयर एक डाइलेक्ट्रिक भर लिया, एक मतलब आप कह लो कि एक मीडियम, एक समझ रहे हो, एक मीडियम भरा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, यानी के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू, के को आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हो, ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हो, ई आर और के 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में फाई 1 डैश क्या हो जाता, फाई 1 डैश, अब क्योंकि ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज होगा तो इसलिए मैं 1 डैश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों एनक्लोज बाय एप्साइलोन आएगा, मीडियम के केस में एप्साइलोन आता है, ठीक है, और वैक्यूम के केस में एप्साइलन नोट आता है, और हमें पता है कि एप्साइलोन इज इक्वल टू के एप्साइलन नोट होता है, ठीक है, के एप्साइलन नोट होता है, क्लियर है इस के एप्साइलन नोट होता है। तो क्या मैं यहाँ क्यों एनक्लोज कितना कैपिटल क्यों है, और एप्साइलोन की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, के एप्साइलन नोट, और के की वैल्यू 3 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया है, ठीक है। अगर जरा सी भी दिक्कत हो दोबारा देखो लेक्चर को, ठीक है, अच्छे से लिख के देखो, सिर्फ कहानी की तरह मतलब नहीं चला दिया, ठीक है, मूवी नहीं देख रहे हो, कॉपी लेके बैठो, सॉल्व करो क्वेश्चन को, ड्राइव करो जो मैं करवा रहा हूँ, ऑब्वियस से समझ आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखो, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो इसको, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरीके की कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। अभी शायद मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लाया हूँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा यहाँ देखो दोस्तों, आपको क्या पता है, आप कूलम्स लॉ गॉस थ्योरम से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल कि ड्राइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है, या है ना, डिडक्ट करो कूलम्स लॉ को गॉस लॉ से। चलो डिडक्ट करके देखते हैं दोस्तों। कंसिडर करो कि एक हमारे पास आइसोलेटेड जस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे एक प्लस क्यू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ओ पे आइसोलेट मतलब ओ पे सिचुएटेड है, ठीक है। नाउ कंसिडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको, सपोज पॉइंट पी पे मुझे यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट पी पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का रिलेशन क्या है ना। तो मुझे पता है F इज इक्वल टू क्यों ई होता है, क्लियर है चीज। अगर पॉइंट पी सपोज एट ए डिस्टेंस r है, ठीक है, हाँ यहाँ माना भी हुआ है कि रेडियस r का मैंने गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्यू ई है, F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर पॉइंट P पे E आ गया तो अगर पॉइंट P पे कोई भी चार्ज रखता हूँ तो उस पर फोर्स आ जाएगा। तो क्या देखते हैं, क्या फोर्स का वही फॉर्मूला आता है जो कूलम्स लॉ देता है, देखते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट P पे हमारा मकसद रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ठीक है, क्या निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ठीक है दोस्तों। अच्छा ओके, तो हमने गॉसियन सरफेस लिया और स्फेरिकल क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये जो हमारा है दोस्तों ये है गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, ओके, ठीक है, क्योंकि आपको क्लोज सरफेस लेना ही पड़ता है। अच्छा यहाँ देखो, बाय गॉस लॉ, दोस्तों गॉस लॉ क्या कहता था या गॉस थ्योरम क्या कहता था, वो कहता था फाई इज इक्वल टू फाई जो ई डॉट डी एस भी होता है वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर को ही होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। अगर मैं कोई यहाँ पे डी एस एलिमेंट लेता हूँ दोस्तों, तो डी एस का जो वेक्टर होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे थीटा यानी 0 डिग्री आ गया। सो कैन आई से कि ए ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज, तो क्यू के इक्वल ही है, और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा दोस्तों ई हर एक पॉइंट पे यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आर सेम है, क्या सेम है आर, तो मैं ई को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ डी एस बचा, क्योंकि cos 0 1 होता है डी एस,
क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ds यानी सरफेस इंटीग्रेशन और सरफेस एरिया एक स्फीयर का क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, चीज ये होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से ओहो आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ देखिए ओके ठीक है। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करवाया था, और एक पॉइंट चार्ज का क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और देखो ये हमें एक्चुअली गॉस लॉ से मिल रहा है। तो देखो बहुत सी चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ का यूज़ करके निकाल लेते हैं, ठीक है। पर अपन को तो यहाँ से फोर्स निकालना है, तो आगे पेज है क्या, बिल्कुल ठीक। नाउ ठीक है, सपोज अ चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। अब मैं ये मान रहा हूं दोस्तों पॉइंट P पे मैंने किसको प्लेस कर दिया, एक एक्स्ट्रा चार्ज, एक और चार्ज लिया मैं Q नॉट, इसे प्लेस कर दिया। तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज लाते हो तो उससे फोर्स लगता है Q नॉट E लगेगा। और E की वैल्यू अभी तो हमने निकाली, किसके इक्वल आया, ये देखो एक Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दोस्तों यही तो कूलम्स लॉ था, F इज इक्वल टू Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप मतलब कि K भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप ये कह लो कि अगर Q1 है, ठीक है, और Q नॉट Q2 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही तो कूलम्स लॉ है दोस्तों, हेंस प्रूव। यही अपन को प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आ रहा है, देखो है ना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट करो मुझे। दोस्तों 2009 का आपके सामने सुंदर सा क्वेश्चन हाजिर है, ठीक है। यहाँ देखिए CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसका। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर। ओके, एक स्फीयर है जिसका रेडियस दे दिया 2.4 मीटर, अच्छा सॉरी डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस 1.2 मीटर हो जाएगा। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोस्तों सरफेस चार्ज डेंसिटी, आई होप आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले केस में करवाया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते थे। वो किसके इक्वल दिया है, 180.0 यानी 180 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 180 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है, ठीक है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा। 2.4 मीटर तो डायमीटर है, तो इसका आधा करोगे तो 1.2 मीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके, अब क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड चार्ज ऑन द स्फीयर। ओके दोस्तों, चार्ज ऑन द स्फीयर, यार आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी था किसके इक्वल, टोटल चार्ज बाय एरिया। टोटल चार्ज या चार्ज बाय एरिया ही तो क्या था, सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी था, तो टोटल चार्ज सपोज क्यों है, और एरिया इसका क्या होगा, एरिया दोस्तों ऑब्वियस स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्यों किसके इक्वल आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो दोस्तों आप वैल्यू पुट कीजिए, 3.14 आर स्क्वायर यानी 1.2 का स्क्वायर करो, और सिग्मा तो दिया हुआ है हमें इंटू 180 इंटू 10⁻⁻6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। दोस्तों आप 12th के स्टूडेंट हो, आई होप आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। फिर कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं होगी आपको, फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। इसे कैलकुलेट कीजिए, एग्जैक्टली सेम आंसर आपका आएगा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। दोस्तों यहाँ से आपने चार्ज निकाल लिया, तो फ्लक्स टोटल कितना होगा, वो टोटल फ्लक्स चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। ओके,
इसे पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दोनों पार्ट निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।